हेलो क्लास, वेलकम। आज हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर को वाइंड अप। तो ये है लास्ट टॉपिक, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड यूएसएसआर। जो ग्लोबली दुनिया पर रशियन रेवोल्यूशन का क्या असर हुआ, ये हम इसके थ्रू जानेंगे कि ऐसा क्या कर दिया रशियन रेवोल्यूशन ने दुनिया के ऊपर। एक्चुअली रशियन रेवोल्यूशन की जो मेन बात थी वो ये थी कि वर्किंग क्लास, जो वर्कर क्लास थी, वर्कर क्लास ने ये सारा स्ट्रगल लड़ा था और वर्कर क्लास ने मोनार्की को हरा दिया था और वर्किंग क्लास ही फिर पावर में आई थी, उन्होंने ही गवर्नमेंट बनाई। तो बेसिकली लोगों के दिमाग में आने लगा कि वर्किंग क्लास जो है वो भी पावर में आ सकती है और वो भी अच्छा रूल कर सकती है। मतलब एक नए टाइप की गवर्नमेंट आ सकती है जो जो कि वर्कर द्वारा रूल की जाती हो। अब वर्कर द्वारा रूल करने में इतना ज़्यादा क्या बड़ी बात थी? बड़ी बात ये थी कि पहले वर्कर्स को दबा के रखा जाता था, है ना। वर्कर्स को दबा के रखते थे। अब वर्कर अगर इतने सक्षम हो गए हैं कि वो अब मतलब एक देश चला सकते हैं। मतलब वर्कर अब किसी के अंडर दबे हुए नहीं है, ठीक है। वो एक देश चला सकते हैं, वो किसी के अंडर दबे हुए नहीं हैं, ठीक है। हाँ, इस बात से इंस्पायर होके बहुत सारी कंट्रीज के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बनने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी वो पार्टी होती है जो कि ये जो कम्युनिस्ट आइडिया, मतलब स्टेट कंट्रोल करे हर चीज़ को, ये सोशलिज्म वाला आइडिया, इस आइडिया को जो अपनाती हैं उसको बोलते हैं। तो ये कम्युनिस्ट आइडिया के साथ बहुत सारी पार्टीज बनने लगी अलग अलग देशों में, लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। द बोल्शेविक एनकरेज्ड colonial people to follow their experiment. Many non-Russian from outside the USSR participate in the Conference of the People of the East, and the Bolshevik founded Comintern. जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने कॉमिनटर्न बनाया। कॉमिनटर्न क्या था? एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी थी। कॉमिनटर्न एक तरह की, मतलब जो बोल्शेविक्स को सपोर्ट करने वाली पार्टीज थी उनका एक यूनियन था, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा पढ़ने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, बट इतना ही है कि देश दुनिया में अलग अलग जगहों पर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टीज बनने लग गई थी। ये सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टीज जो थी वो ये रशियन रेवोल्यूशन का जो मॉडल है कि वर्किंग क्लास के हाथ में पावर होनी चाहिए और जो भी प्रॉपर्टी है वो पूरे देश के नाम पे होनी चाहिए, इस बात को वो मानते थे। बेसिकली इनइक्वालिटीज़ को कम करने के लिए मानते थे बेसिकली, ठीक है। तो ये बना, कॉमिनटर्न बना, ठीक है। some received education some received education in the USSR Communist University of the Worker of the East। मतलब इनकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में जाके ये लोग पढ़ते थे कि कैसे यहाँ का सिस्टम काम करता है ना। By the time of the outbreak of Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आने तक यूएसएसआर ने सोशलिज्म को मतलब एक नया आयाम दे दिया था, एक नया ग्लोबल फेस दे दिया था कि हाँ, सोशलिज्म नाम की भी कोई चीज़ होती है और वो वर्क कर सकती है। मतलब उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करके दिखाया दुनिया को कि एक तरफ कैपिटलिज्म है जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी के आधार पे चीज़ें चलती हैं, और एक जगह है जहाँ पे नेशनल प्रॉपर्टी के आधार पर चीज़ें चलती हैं, जहाँ पर हम सबको इक्वल लेके चलते हैं, जहाँ पे किसी के कोई ऐसा नहीं है अमीर गरीब नहीं है, सबको इक्वल इक्वल मिलता है। तो ये लीडर कौन बना? रशिया। और इसी से इंस्पायर होकर बहुत सारे देशों ने सोशलिस्ट मॉडल अपनाया। इंडिया ने भी इसी को देख के सोशलिस्ट मॉडल अपनाया क्योंकि इंडिया भी इनइक्वालिटी को कम करना चाहता था। Yet, by the 1950, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of Russian Revolution। ये एक्नॉलेज हो गया था कि जो गवर्नमेंट का स्टाइल है, यूएसएसआर की गवर्नमेंट का स्टाइल है, वो बिल्कुल भी
पीपल फ्रेंडली नहीं है, मतलब वो लोगों को मतलब तानाशाह टाइप लोग थे वो। जैसे स्टालिन था, ज़बरदस्ती लोगों से काम करवाना, ज़बरदस्ती उनकी मर्जी के अगेंस्ट चीज़ें करवाना, अगर उनकी कोई बातें नहीं मान रहा तो उनका मर्डर कर देना, मतलब ऐसी चीज़ें करते थे। तो ऐसी चीज़ें तो कोई भी लाइक नहीं करता, कि चाहे आपका आइडिया कितना भी अच्छा हो कि सोशलिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर इम्प्लीमेंट करने का तरीका इतना बुरा है तो कोई भी उसे लाइक नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए रशियन रेवोल्यूशन का जो आइडियल थे वो ख़त्म ही हो चुके थे बेसिकली। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू it was recognized that all was not well in Soviet Union. A backward country had become a great power. Its industries and agriculture had developed and poor were being fed. But it had denied the essential freedom to its citizen and carried out its development project through repressive policy. देखो अब यहाँ साफ साफ ही लिखा हुआ है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे लोगों को 2 वक्त का खाना तो ज़रूर मिल जाता था, यहाँ पे लोग ठीक है जी तो ज़रूर पा रहे थे, लेकिन लोगों को कोई आज़ादी नहीं थी, उनको दबा के रखा जाता था, उनको कोई आज़ादी नहीं दी जाती थी, उनको दबा के रखा जाता था, ठीक है। उनको जो बेसिक राइट्स चाहिए थे, फ्रीडम चाहिए थे, वो सारी चीज़ें नहीं मिलती थी। बाय द एंड ऑफ 20th century, the international reputation in the USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideas still enjoyed respect among its people. देखो USSR की एज अ कंट्री की जो रेपुटेशन थी, इंटरनेशनल रेपुटेशन थी, वो डिग्रेड हो चुकी थी, क्योंकि यूएसएसआर अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब एक रिप्रेसिव स्टेट बन गया था, मतलब लोगों के ऊपर जुल्म ढाना ये सारी चीज़ें करता था, तो उसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी नहीं थी। लेकिन जो आइडिया था सोशलिज्म का वो अभी भी लोगों को काफ़ी पसंद था, अभी भी लोग उसे लाइक करते थे, ठीक है। इंडिया में भी सोशलिज्म का काफ़ी सपोर्ट है, तो ये इंडिया में सोशलिज्म के सपोर्ट के बारे में बात है, यहाँ पे ये आप अपने आप से खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया बिफोर 1905, तो इसमें आप बताएंगे कि रशिया की सोसाइटी एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ही कम जगहों पर थी, फिर वहाँ पे कैसे पुअर कंडीशन ऑफ वर्किंग थी, और वर्कर्स को कितना लंबा देर तक काम करवाया जाता था। फिर इसलिए फादर गैपोन ने एक प्रोसेशन निकाला था, और उसकी वजह से क्या हुआ था, ब्लडी संडे हुआ था, है ना। इन व्हाट वेज द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ रशिया वाज डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री ऑफ यूरोप। वर्किंग पॉपुलेशन रशिया की डिफरेंट थी, क्यों? क्योंकि जो रशिया के मैक्सिमम लोग थे वो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, 85% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड थे, जबकि बाकी के यूरोप में 30 से 40% लोग ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते थे, ठीक है। ऊपर से जो रशिया में जो वर्किंग क्लासेस थी उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन था। कोई जैसे कोई मेटल का काम करता है तो वो अपने आप को ज़्यादा हाई कास्ट मानता था, और कुछ और कोई काम करता है तो वो अपने आप को लो मानता था, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो अपने नोबल जो थे, मतलब लैंड होल्डर थे, उनकी इज्जत नहीं किया करते थे, बल्कि उनसे डरा करते थे, उनके डर की वजह से काम किया करते थे, इज्जत नहीं किया करते थे। और तीसरी यहाँ की इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि ये लोग शुरुआत से ही कलेक्टिवाइजेशन के मेथड से, मतलब 10-12 लोग मिलके अपने लैंड को इकट्ठा करके और इकट्ठी फार्मिंग किया करते थे, और प्रॉफिट्स को आपस में डिवाइड कर लिया करते थे, तो वो इजी रहता था उनके। तो मतलब वो शुरुआत से कलेक्टिव वाली चीज़ें करने में एक्सपर्ट थे, इसलिए वो बाकी यूरोप से काफ़ी अलग थे। Why did Tsarist autocracy collapse in 1917? तो वो ये सारा लिखना पड़ेगा आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितनी बुरी कंडीशन हो गई थी लोगों की, फिर लोगों को खाने के लिए ब्रेड नहीं मिल रही थी, रायट्स हो रहे थे, ठंड पड़ रही थी, तो फिर क्या हुआ, फिर ठंड पड़ रही थी तो रिवर नीवा के
पास जो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक पे जो फैशनेबल एरिया थे लेफ्ट बैंक पे, वहाँ पे लोगों को बंद कर दिया गया, लॉकआउट कर दिया गया। फिर मतलब जो वर्कर क्लास थी उसने हल्ला मचा दिया, स्ट्राइक निकाल दी, है ना। फिर कर्फ्यू लग गया। फिर कर्फ्यू लगने के बाद सब लोग डिस्पर्स हो गए, लेकिन अगले दिन क्या हो गया था, दूमा को डिसॉल्व कर दिया गया था। तो इसलिए लोग दोबारा से प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हो गए, है ना। दोबारा से प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हो गए, और फिर जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो फिर जो मिलिट्री कमांडर था उसने जार को बोला कि आप अब थ्रोन छोड़ दो, अब लोग आपसे नहीं संभलेंगे, और उसने थ्रोन छोड़ दी। तो ये उस टाइम पे हुआ था, है ना। तो उस टाइम पे ख़त्म हो गया उसका। अब आगे ये सारी चीज़ें वैसे हम कर चुके हैं, बट मैं एक बार फिर भी आपको याद करवा देती हूँ। मेक टू लिस्ट वन विद द मेन इवेंट एंड द इफेक्ट ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। इसमें आपको सिर्फ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बारे में लिखना है कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या था। फिर आ रहा है अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में लिखेंगे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या था, उसका वो कैसे कैसे हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, बस इतना लिखना है। ऐसे ही फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या था, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, बस इतना लिखना है, और फालतू कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। What were the main changes brought about by Bolshevik immediately after October Revolution? फिर हमने जो एक हेडिंग पढ़ी थी कि आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, तो वो जो आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन था वो समरी लिखनी है कि क्या हुआ था अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद, कि बोल्शेविक्स ने ज़बरदस्ती लोगों के घर का बंटवारा करना स्टार्ट कर दिया, पीजेंट्स ने लैंड ग्रैब करना स्टार्ट कर दिया, तो वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। राइट द टर्म, ये कुलाक्स, कुलाक्स कौन थे, कुलाक्स थे जो बड़े ज़मींदार थे, वो लोग कुलाक्स थे। दूमा क्या थी, दूमा पार्लियामेंट थी। विमेन वर्कर बिफोर 1900 एंड 1930 क्या कंडीशन थी, हमने विमेन वर्कर के बारे में पढ़ा है कि 33% तक की 30% जो वर्क फोर्स थी वो औरतें ही थी, और उनके साथ अच्छा मतलब व्यवहार नहीं किया जाता था। लिबरल्स के बारे में हमने पढ़ा है कि लिबरल्स वो लोग थे जो मोनार्की तो ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन हर किसी को वोटिंग का राइट नहीं देना चाहते थे, है ना। और फिर स्टालिन के कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के बारे में, कि स्टालिन ने ज़बरदस्ती लोगों का लैंड कलेक्टिवाइज कराया ताकि मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जा सके उनके लैंड के ऊपर, और उनके लैंड से ज़्यादा, कि उसका सिर्फ एक मकसद ये था कि जो देश में ग्रेन की कमी पड़ रही है, खाने की कमी पड़ रही है, उस खाने की कमी को पूरा किया जा सके। बेसिक उसका मकसद ये था, ठीक है। वैसे ही सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं सारे चैप्टर में बहुत डिटेल से। अब बस आपको याद दिलवाने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ओके, सो ये आप कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ आपका ये चैप्टर होता है बिल्कुल ख़त्म। और कोई डाउट रहता है आपका तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।